इससे पूर्व हम सभी लोगों ने विशेष रूप से पढ़ा था किंडरगार्टन प्रणाली के बारे में। और किंडरगार्टन प्रणाली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो भी एक महत्वपूर्ण प्रणाली के अंतर्गत ही आती थी, जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा की अवधारणाओं को प्रारूपित करती है और बालकों को खेल के माध्यम से या खेल प्रणाली के माध्यम से या कहीं स्वतंत्रता के माध्यम से उसमें ज्ञान को प्राथमिक स्तर पर ज्ञान को बढ़ावा देने का प्रयास उसी के अंतर्गत किया जाता था। तो किंडरगार्टन प्रणाली के अंतर्गत हम देखें तो कहीं ना कहीं उसकी प्रणाली भी एक महत्वपूर्ण प्रणाली के अंतर्गत ही मानी जाती थी। और कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से अगर हम एक प्रणाली और आती है, उसको कह सकते हैं डाल्टन प्रणाली, या कह सकते हैं डाल्टन उसकी माध्यम से जो विधि होती है, या डाल्टन कौन सी विधि होती है, उसके कारण क्या होते हैं, डाल्टन की विशेषताएं क्या होती हैं, डाल्टन प्रणाली की, डाल्टन प्रणाली के जो क्रियाकलाप होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग समझेंगे डाल्टन प्रणाली के बारे में। डाल्टन प्रणाली, ध्यान रखिए कि डाल्टन प्रणाली, जैसे आपने किंडरगार्टन को पढ़ा था तो उसमें फ्रोबेल इसके जन्मदाता थे, लेकिन डाल्टन प्रणाली के बारे में अगर समझने का प्रयास करें तो इसके बारे में इसको कह सकते हैं पार्कहर्स्ट ने डाल्टन प्रणाली की योजना को बताने का प्रयास किया है। और उन्होंने मुख्य रूप से एजुकेशन ऑन दी डाल्टन प्लान, एजुकेशन उनकी एक डाल्टन योजना है, इसको कह सकते हैं एजुकेशन ऑफ ए डाल्टन प्लान के नाम से उस पुस्तक में उन्होंने विशेष रूप से परिभाषाओं के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो कह सकते हैं पार्कहर्स्ट ने इसके बारे में बताया है। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है। और कहीं ना कहीं इन्होंने विशेष रूप से, या कहीं कहीं कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है, और कहीं ना कहीं इन्होंने ही इस प्रणाली के बारे में बताया है। तो डाल्टन प्रणाली कैसी प्रणाली है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं आज। तो डाल्टन प्रणाली से अगर समझने का प्रयास करें तो डाल्टन पद्धति एक प्रकार की कौन सी पद्धति होती है, प्रयोगशाला विधि कही जा सकती है, या प्रयोगशाला विधि ही है, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं ये कौन सी विधि है, एक प्रयोगशाला विधि के नाम से ही जानी जाती है, जो कि डाल्टन प्रणाली के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो जनक है क्या कहते हैं, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है। और कहीं ना कहीं इन्होंने बताया इसको एक प्रयोगशाला विधि है, या डाल्टन प्रणाली से अगर समझने का प्रयास करें तो इसको हम प्रयोगशाला विधि के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत बालकों की उनकी रुचियों, उनकी इच्छाओं और उनके अनुकूल कार्य करने की सुविधाएं भी इसी के माध्यम से प्रदान करवाई जाती हैं या प्रदान की जाती हैं। और बालक अपने व्यक्तित्व का अनुभव करते हुए बालक स्वयं प्रगति के हेतु प्रयास करता है। इसमें बालक स्वयं अपने विचारों का समन्वय स्थापित करता है और कहीं ना कहीं अनुभव को विशेष रूप से इसमें या स्वयं अपनी प्रगति का अनुभव स्वयं करता है बालक। इसमें ग्रेव्ज मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि ग्रेव्ज ने स्पष्ट रूप से ये चीज़ें बताई हैं कि जो डाल्टन प्रणाली होती है या डाल्टन पद्धति होती है, उसमें बताने का उन्होंने प्रयास किया कि डाल्टन पद्धति में एक ऐसी ठेका व्यवस्था निहित होती है कि जिसमें, या ऐसी प्रणाली के माध्यम से ये निहित प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें बालक को एक दिए हुए समय में कार्य करने के साधन एवं मार्गों के चयन, दिए हुए कार्यों को पूरा करने के साधन और मार्गों के चयन करने का कार्य भी उसी के आधार पर छोड़ ही दिया जाता है, मतलब उसी को कार्य करने के लिए अपने स्वयं के आधार पर ही छोड़ दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि डाल्टन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से बालक को अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है और कहीं ना कहीं उसको उसी प्रणाली के माध्यम से छोड़ भी दिया जाता है। तो कह सकते हैं ये एक प्रयोगशाला, मतलब प्रयोगशाला आप जानते होंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड कह सकते हैं, या फिर उसको हम डाल्टन प्रणाली के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इस सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं इस पर एक प्लान आधारित होती है। इसको मानते हैं कि यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें इसके निम्नलिखित प्रकार के सिद्धांत इसमें निकल के आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि तो इसमें कि बाल केंद्रित शिक्षा होती है, बालक पे आधारित केंद्रित शिक्षा इसको माना जाता है। किसको? डाल्टन प्रणाली को, या फिर कह सकते हैं प्रयोगशाला प्रणाली के माध्यम से यह प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि यह एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण
प्रक्रियाओं में से एक होती है। बाल केंद्रीय शिक्षा, आप जानते होंगे कि जो प्रेजेंट टाइम में जो शिक्षा व्यवस्था है भारत में, वो भी कहीं ना कहीं बाल केंद्रीय शिक्षा को ही बढ़ावा देती है। दूसरी नंबर बात है कि जो पूर्व में भी शिक्षाएं थीं, चाहे वो महात्मा गांधी के अनुसार ही देखें या फिर कोई अन्य एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर देखें, सभी शिक्षाओं को कहीं ना कहीं व्यवहारात्मक रूप से उसको जोड़ने का प्रयास ही किया गया है। और कहीं ना कहीं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्रणालियाँ हैं वो कहीं ना कहीं जो भी, चाहे डाल्टन प्रणाली, चाहे किंडरगार्टन प्रणाली हो, या फिर कह सकते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली हो, सभी प्रणाली कहीं ना कहीं बालक के व्यवहारात्मक ज्ञान, या कह सकते हैं उसको बालक केंद्रित ही बना के ही रखा गया है, ठीक है ना। तो एक नंबर एक कंडीशन ये चीज़ें होती हैं। और बालक इसमें जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो अपनी रुचि, अपनी इच्छा, अपनी व्यक्तित्व क्षमता, अपनी क्रियात्मक क्षमता, इन सभी का समन्वय स्थापित अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से करता है, जो कि शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उसमें प्रधानता को स्वीकार किया गया है, शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उसको स्वीकार किया गया है, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं। विषय की, इसमें माना जाता है कि विषयों की प्रयोगशालाएं भी इसमें बनाई जाती हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से इसमें कक्षाएं भी संचालित होती हैं और प्रयोगशालाएं भी बनाई जाती हैं, अर्थात बालक को एक अलग अलग सुव्यवस्थित रूप से इसको कार्य करना होता है, कार्य कर सकते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम इसका प्रयोग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गाल्टन नगर, या फिर डाल्टन कह सकते हैं, डाल्टन नगर में हुआ था। और इसी पद्धति को डाल्टन पद्धति के नाम से भी हम जानते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि इसकी प्रणाली के अंतर्गत ही निकल करके आती हैं, ठीक है ना। तो अर्थात इस समझने का स्पष्ट करें तो एक नंबर हो गया कि आपकी बाल केंद्रीय शिक्षा होती है। दूसरी नंबर की बात की जाए तो विषय में प्रयोगशालाएं भी हो सकती हैं इसके अंतर्गत। कार्य द्वारा शिक्षा, कार्य मतलब आप समझ सकते हो कि कार्यों के आधार पर ही शिक्षाओं का डेवलपमेंट भी होता है। तो इसमें कह सकते हैं नंबर एक बाल केंद्रित शिक्षा होती है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है, बाल केंद्रित शिक्षा। नंबर 2 होता है कि इसमें प्रयोगशालाओं का प्रयोग होता है, प्रयोगशालाओं का प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला द्वारा शिक्षा। नंबर 3 होता है, अगर देखा जाए तो कार्य के द्वारा शिक्षा, क्या होता है, कार्य के द्वारा शिक्षा इसमें प्राप्त होता है बालक को। नंबर 4 पॉइंट्स की बात करें तो इसमें कार्य के आधार पर शिक्षाओं को प्रोवाइड करवाया जाता है। नंबर 4 की स्व शिक्षा को बल दिया जाता है कि ये सभी इसके सिद्धांत बताए गए हैं, स्व शिक्षा पर इसको फोकस किया जाता है स्व शिक्षा के माध्यम से। ये सभी चीज़ें इसके माध्यम से स्पष्ट होती हैं। तो इन कहने का तात्पर्य यह है कि जो डाल्टन प्रणाली है, यह प्रणाली इन्हीं सिद्धांतों पे वर्क करती है। बालक केंद्रीय शिक्षा, प्रयोगशालाओं के आधार पर शिक्षा, कार्य के द्वारा शिक्षा कैसे प्रोवाइड कराई जाएगी, कार्य के द्वारा शिक्षाएं कैसे होंगी, स्व शिक्षा की प्रक्रियाएं कैसे हो सकती हैं, इन सभी के बारे में डाल्टन ने विशेष रूप से बताया है। जैसे आप समझते होंगे 2 हमने बता दिए थे आपको, लेकिन तीसरा बता रहे थे कार्य द्वारा शिक्षा कैसे होती है। बालक इसमें ध्यान रखेंगे कि डाल्टन प्रणाली या प्रयोगशाला विधि के माध्यम से अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं प्रयोग करता है और कहीं ना कहीं स्वयं करता है, कार्य को सीखता भी है उसी के आधार पर। तो ये इसके आधार पे होते हैं और दिन प्रतिदिन वो अपनी रिपोर्ट अध्यापकों को भी सौंपता रहता है और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से उसमें जो निष्कर्ष निकल के आते हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए माना जाता है कि कार्य के आधार पर उसको ज्ञान भी प्राप्त होता रहता है। स्व शिक्षा की परिकल्पनाएं कैसे होती हैं? स्व शिक्षा मतलब स्वयं की शिक्षा। इसको पारखास्ट जी ने डाल्टन ने अपने उद्देश्य को व्यक्त करते हुए बताया है स्पष्ट रूप से कि डाल्टन पद्धति का उद्देश्य पालकों की और बालिकाओं को साधारण स्कूल के वातावरण से पृथक करना या मतलब अलग करना और नवीन वातावरण में रखकर उसे शैक्षणिक समाज की रचना के लिए उसको प्रेरित करना या आगे बढ़ाने का प्रयास भी विद्यालय की पुनर्गठन का प्रयास भी इसी के माध्यम से करता है या करने का प्रयास करता है, अर्थात वो नई प्रणाली को लागू करने का प्रयास करता है। ये इसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? डाल्टन प्रणाली के अंतर्गत आती हैं, जो कि इसी के माध्यम से होती हैं। दूसरी नंबर चीज़ है कि जो डाल्टन नाम क्यों रखा गया है, ये चीज़ें कभी कभी स्पष्ट नहीं हो पाती, तो ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम इसका जो पहला नाम या कहीं ना कहीं इसका प्रयोग किया गया उसको गाल्टन नगर में ही हुआ था और इसी की पद्धति के माध्यम से डाल्टन पद्धति नाम से इसको जाना जाता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इसकी प्रणाली को हम लोग लागू भी करते हैं। तो डाल्टन प्रणाली की जो गुण और विशेषताओं के बारे में अगर समझने का प्रयास करें तो जो इसमें इसके सिद्धांत थे और इसकी विशेषताओं को अगर हम समझें तो इसकी जो ये थे इसके सिद्धांत, प्रिंसिपल कह सकते हैं, सिद्धांत थे और कह सकते हैं इसकी जो विशेषताएं हैं या इसके जो गुण हैं, मेरिट्स हैं, गुण कह सकते हैं। तो गुण के बारे में अगर हम स्पष्ट करें तो इसमें गुण भी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ध्यान रखेंगे कि गुण के अंतर्गत अगर हम समझने का प्रयास करें तो योग्यता कह सकते हैं कि हेलन पारखास्ट ने इसके विशेषताओं को विशेष रूप से ध्यान रखा है और बताने का प्रयास किया कि योग्यता अनुसार प्रगति का अवसर इसी के माध्यम से प्राप्त होता है, अर्थात इसकी ये विशेषता है। जैसी हमारी योग्यता होती है उसी हिसाब से उसी प्रकार से वो क्या करता है, हमारी प्रगति होती है, जब प्रगति हो सकती है। इसी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि
बालक में ये सारी प्रक्रियाएं निकल करके आती हैं। दूसरी कंडीशन की बात कि कार्य का लगातार होना कैसे होता है। कार्य का लगातार होना मतलब इसमें कार्य का लगातार होना स्वाभाविक है, कार्य का लगातार होना इसमें स्वाभाविक है। नंबर 3 कंडीशन की बात करें, जो कार्य होता है हम लगातार निरंतर करते रहते हैं। नंबर 3 की बात करें तो समय का सदुपयोग होता है। समय, इसमें समय का सदुपयोगी होना, समय जो होता है सदुपयोग होता है, ठीक है ना, समय का सदुपयोग होता है और इसके माध्यम से बालक आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ता भी रहता है। उत्तरदायित्व का होना इसमें होता है, उत्तरदायित्व द्वारा बालक शिक्षाओं को प्राप्त करता रहता है। किसमें? उत्तरदायित्व के माध्यम से बालक ज्ञान को विशेष रूप से उसके उत्तरदायित्व होते रहते हैं और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त करता रहता है। आवश्यकता अनुसार विषयों का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत करता है। जो आवश्यकताएं पड़ती हैं उसी के आधार पर बालक क्या करता है, अपना अध्ययन करता रहता है। आवश्यकता के अनुरूप बालक ज्ञान को प्राप्त करता रहता है। अर्थात डाल्टन प्रणाली के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को, इसको हम मेरिट्स को स्पष्ट कर सकते हैं। इसकी जो मेरिट्स हैं इसको हम लोग स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। तो इसकी मेरिट्स जो होती हैं, योग्यता के आधार पर इसकी योग्यता अनुसार इसकी प्रगति होती रहती है। कार्य का लगातार होना इसमें पाया जाता है। सदुपयोग, समय का सदुपयोग होता रहता है। उत्तरदायित्व के द्वारा शिक्षाएं भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। उत्तरदायित्व द्वारा उसको बालक को शिक्षाएं भी प्राप्त होती रहती हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आवश्यकता अनुसार विषयों का अध्ययन बालक इसी के अंतर्गत करता है, जो कि डाल्टन प्रणाली के अंतर्गत ही आता है। तो ये सभी चीज़ें अगर हम लोग स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं यह प्रणाली भारत में इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है और कहीं ना कहीं इसलिए इसको फॉलो किया जाता है क्योंकि इसके माध्यम से बालक अपनी रुचियों, अपनी क्रियाओं, अपनी क्षमताओं के आधार पर ज्ञान का अर्जन करता है और इसी के आधार पर बालक ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ये सभी चीज़ें डाल्टन प्रणाली के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम लोग प्रयोगशाला मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसके जो जन्मदाता हैं वो कहीं ना कहीं मिस हेलेन पार्कहर्स्ट के हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने विशेष रूप से इसके बारे में बताने और समझाने का प्रयास किया है। कुछ पुस्तकों में कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट भी दिया गया है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे और कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत जो भी ज्ञान के माध्यम है वो सभी चीज़ें इसी के माध्यम से प्रोवाइड होती हैं, जो कि डाल्टन प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। इसके पूर्व में हम लोग किंडरगार्टन प्रणाली के बारे में पढ़ा गया था, जो कि कहीं ना कहीं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। NEP विशेष रूप से ध्यान रखें, 1986 3 NEPयाँ हैं न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें 68 में एक है आपकी, किसमें 68, एक है 86 में, दूसरी है 2020 में। तो ये तीनों शिक्षा नीतियाँ हैं। आगे नेक्स्ट टाइम में आपको बताया जाएगा। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सभी कुछ करते रहें और कहीं ना कहीं इसकी प्रणाली के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करें कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत आती हैं, जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा की अवधारणा को प्रारूपित भी करती हैं और प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से और कहीं ना कहीं इस अवधारणाओं के माध्यम से हम ज्ञान का अर्जन भी अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद आप सबका।